सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं पेशेंट का रेनबो हॉस्पिटल आगरा से। दोस्तों, एक स्पेशलिटी संस्थान है जहाँ पर हम होप, रखते हुए स्वास्थ्य से जुड़ी समस्त सुविधाओं को एक ही छत के दोस्तों, इसी कड़ी में जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए रेनबो हॉस्पिटल ने एक खास कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है मंगलवार शुक्रवार रेनबो के साथ। दोस्तों, इसमें हम आपको एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं जिसमें आप हमारे विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर सकते हैं और अपने जैसा कि आजकल विदित है कि कोरोना महामारी का समय चल रहा है और इस महामारी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मन हैं, बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे डर भी हैं। बहुत सारे लोग इस वजह से अस्पताल नहीं आ पा रहे हैं, इस वजह से अपना इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस तरह के लोग भी हमारे इस संवाद से जुड़ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञों से बातचीत करके अपने अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं रेनबो हॉस्पिटल के वरिष्ठ मुख्य एवं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीर भारद्वाज से। डॉक्टर समीर भारद्वाज विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर समीर भारद्वाज ने NRHM में पर भी अपनी सेवाएं दी हैं और विगत 10 वर्षों से मरीजों की सेवा कर रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सर, आपसे जानना जनता को सर क्या सुझाव है और सर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सर प्लीज बताएं। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर समीर भारद्वाज, दंत रोग विशेषज्ञ रेनबो हॉस्पिटल से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कोरोना महामारी की वजह से कि हम सबको अपने सामान्य रूप से करने वाले कार्य में करने में बहुत ही असुविधाएं हो रही हैं। ठीक उसी तरीके से हम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, डेंटिस्ट और बाकी और पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स को भी तरह तरह की असुविधाएं होती हैं, लेकिन हम पेशेंट्स को इस चीज का ध्यान रखना है कि जो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने फॉलो किया है वो ही उनको अनलॉक में भी फॉलो करना है। लॉकडाउन में सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करी, मास्क का सही इस्तेमाल किया और तरह तरह की चीजें जैसे अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करना, किसी भी चीज को छूने के बाद और छूने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना, ये सारी चीजें अनलॉक में भी फॉलो करनी है। हम लोगों के पास अब पेशेंट्स आ रहे हैं और उनके साथ बहुत सी ऐसी समस्याएं जुड़ी हुई हैं जो कि हॉस्पिटल आने के बाद पता चलती हैं। जैसे कि जो पेशेंट्स हैं और वो आते ही अपना इलाज चाहते हैं, खैर इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन उन लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो डॉक्टर्स को फॉलो करने हैं। जैसे कि यहाँ हॉस्पिटल में जब भी पेशेंट आता है वो सबसे पहले एक ट्राइज एरिया के थ्रू ही गुजरता है, उसके बाद ही उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजा जाता है। ट्राइज एरिया में होता क्या है, ट्राइज एरिया में पेशेंट की थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसको सैनिटाइज किया जाता है। यदि उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं कि हम उसको संभावित कर सकते हैं कि वो कोरोना पीड़ित है, तो उसको एक आइसोलेशन रूम में सेग्रीगेट किया जाता है और उसके प्रोटोकॉल के तहत ही उसका इलाज करना संभव हो सकता है। अब हम अपनी स्पेशलिटी की बात कर लेते हैं। चूंकि मैं दंत चिकित्सक हूं और हम लोगों का काम जो है पेशेंट के मुंह से सीधे संपर्क में आने के बाद ही हो पाता है, इसलिए इस चीज को पेशेंट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा
कि अगर हम उसका इलाज करते हैं तो हमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं और बहुत सारी सावधानियों से पेशेंट को हमारा सहयोग करना। उसमें ये होता है कि हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, अक्सर जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं उसके द्वारा एरोसोल्स प्रोड्यूस होते हैं। एरोसोल्स सीधी सी भाषा में समझें तो ये होता है कि जब हम किसी औजार को मुंह के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो कुछ पानी की फुहारें और लार के साथ मिलकर पेशेंट के वातावरण में फैलती है और उसके जरिए संक्रमण हो सकता है। इस चीज को उनको ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पर रेनबो हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो कोविड नेगेटिव टेस्ट के बाद ही कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को जो इलाज कराने आए और हम लोगों ने ये गुजारिश की कि उनका कोरोना टेस्ट हो जाए, तो बहुत से लोग इस चीज को गलत रूप से समझते हैं। वो लोग ये कहने लगते हैं कि सर हमारे अंदर तो कोई लक्षण ही नहीं है कि हमें कोरोना बीमारी है। उनको ये समझना पड़ेगा कि हमको इस क्रम को तोड़कर ही रखना है। अगर वो पेशेंट, फर्ज करिए कि मैंने उसका कोविड टेस्ट नहीं कराया और उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, तो जो एरोसोल्स और जो बाकी और प्रोसेस होते हैं उसके जरिए वातावरण में संक्रमण फैलेगा। डॉक्टर्स और सहयोगी स्टाफ सभी लोग पीपी किट वगैरह पहनकर ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी बाकी सारे सुविधाएं हॉस्पिटल में उपलब्ध है जिसके तहत प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए हम लोगों को इलाज करना है, वो भी हम करते हैं। लेकिन अगर वो कोरोना पॉजिटिव है और उसका हमने टेस्ट नहीं कराया है तो इसमें पूरे चांसेस रहेंगे कि डेंटल प्रोसीजर के दौरान उसके मुंह से निकली लार एरोसोल के जरिए एक तो डिपार्टमेंट में संक्रमण फैलाएगी, उसके साथ साथ हॉस्पिटल के वातावरण में भी संक्रमण फैलाएगी। अब पेशेंट अगर कोविड नेगेटिव है तो उसके बाद हमको सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए ट्रीटमेंट करना है, लेकिन इसमें सहयोग पेशेंट का चाहिए, उनको कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। ये सुविधा हॉस्पिटल में उपलब्ध है और कुछ लोग जिनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाएं, जिससे उनका प्रोसीजर जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हो जाए। कुछ और चीजें पेशेंट्स को याद रखनी है। आजकल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जरिए भी ये चीज बताई गई है कि जो पेशेंट्स संक्रमण से बचना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं इस चीज को कि वो मीडिया का यानी टेली कंसल्टेंसी का इस्तेमाल करके हम लोगों से परामर्श कर सकते हैं, जिससे कि उनका एक्सपोजर हॉस्पिटल में आना बच सके। जितनी विजिट्स हो सकते हैं बचा सके, वो बचाना होता ही है। अगर कंसल्टेशन में वो हम लोगों को अपनी समस्या दिखा सकते हैं। हम सभी डॉक्टर्स, रेनबो के डेंटिस्ट डॉक्टर्स, सभी लोग ऐप पर अवेलेबल हैं। डॉक ओपीडी नाम से ऐप है और हम लोग टेली कम्युनिकेशन से कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो हम उस कंसल्टेशन से कम उस पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं, उसकी एक विजिट बचा सकते हैं। और जब हमें ऐसा लग रहा है कि उसका ट्रीटमेंट होना ही है, प्रोसीजर होना ही है, तो हम लोग उसको कोविड टेस्ट के लिए रेफर कर देते हैं। कोविड नेगेटिव के बाद हम लोग प्रोसीजर करते हैं, जिससे कि पेशेंट इस तरीके से सेफ एंड साउंड रहता है और पूरे डिपार्टमेंट में भी संक्रमण होने से बचा रहता है। आप जब भी कंसल्टेशन करते हैं टेलीकम्युनिकेशन पर तो आप कोशिश करिए कि अपने ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, पुरानी रिपोर्ट्स और पुराने प्रेस्क्रिप्शंस हमें अपलोड करके दे दें, जिससे हम एक नट शेल में एक छोटा सा प्रोटोकॉल बना लें कि आपका क्या ट्रीटमेंट होना है और आपको कम से कम समय हॉस्पिटल में बिताने की जरूरत महसूस हो। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? कंटिन्यू करिए सर। सर अभी इसी क्रम में हेलो हमारे पास सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ केशवन जी, आवाज आ रही है आपकी। तो सर अभी हमने सवालों के लिए सर सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसका भी जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जो भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं और जिस किसी के भी मन में कोई सवाल है और कोई क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्टली आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं और उसके सारे सवालों का जवाब अभी लाइव यहीं पर आपके सामने देंगे। डॉक्टर साहब, ये एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे प्रेग्नेंट वुमेन की गम स्वेलिंग हो रही है या फिर ग्रोथ हो रही है गम्स में, तो उसके सर क्या रीजन हो सकते हैं, क्या इससे नुकसान हो सकता है? जी, आपका सवाल है प्रेग्नेंट लेडीज से रिलेटेड। जी सर। हेलो सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? लग रहा है कोई सर टेक्निकल इशू है। हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ।
सर मैंने पूछा कि आपकी जो वॉइस थोड़ी सी लाउड रखी। जी सर, कोई सर प्रेग्नेंट पेशेंट्स, जैसे प्रेग्नेंट पेशेंट्स में गम स्वेलिंग और गम ग्रोथ की प्रॉब्लम आजकल अक्सर सुनी जा रही है, जी जी तो सर इस जी चीज से जी। कितनी समस्या होती है या फिर ये सर क्यों हो रही है सर, तो थोड़ा जानना चाहूँगा। देखिए, दरअसल ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर अक्सर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो हमारी ओरल कैविटी है काफी सारी चीजों में बहुत ही ज्यादा बढ़ के रिस्पॉन्स देती है। जैसे कि मान लीजिए जो नॉर्मल पेशेंट है उसके अंदर प्लाक या कैलकुलस का एक्यूमुलेशन है, उसके चलते उसे जिंजिवाइटिस जिस लेवल की होगी प्रेगनेंसी में या प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर, वो जो लेवल ऑफ जिंजिवाइटिस है काफी ज्यादा होगा। उसी चीज के चलते जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, उसी चीज के चलते बहुत सारी और भी समस्याएं प्रेगनेंसी में मुंह के अंदर हो जाती हैं। कभी कभी उनकी गम्स में इतनी स्वेलिंग बड़ी हो जाती है जिसको हम कभी प्रेगनेंसी ट्यूमर का नाम भी देते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हम, लेकिन वो सारे प्रोसीजर्स बड़े आराम से प्रोफाइलैक्सिस से भी सबसाइड हो सकते हैं। एट द सेम टाइम कुछ ग्रोथ्स ऐसी होती हैं जिनको हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो हम उसको एक्सरसाइज भी कर देते हैं। लेकिन अगर वो चीज समय से वो दिखा सकते हैं प्रेगनेंसी में, और खासतौर पर पहले 3 महीनों के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बहुत ज्यादा ही आते हैं, तो उनको जो ओरल प्रोफाइलैक्सिस है यानी ओरल क्लेंजिंग है, सबजिंजाइवल स्केलिंग है, बाकी और भी प्रोसीजर्स हैं, वो अगर फॉलो किए जाते हैं तो हो सकता है कि ये सारी संभावना हो ही ना। यदि हो भी जाती है तो उसके भी इलाज हैं, पेशेंट आ सकते हैं और उनका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और कुछ उनको परहेज करना होगा, क्योंकि वो जो पूरे ट्राइमेस्टर्स में इनके अंदर जो फीमेल्स के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके चलते मुंह के अंदर काफी बदलाव आते हैं, ये मरीज को समझना पड़ेगा। सर ये क्वेश्चन जी जी, सपना जी का एक सवाल है कि मुझे पायरिया की शिकायत है, 2014 में ट्रीटमेंट से ये ठीक हो गई थी, लेकिन अब लगता है कि दोबारा से इसकी शुरुआत हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए सपना जी, ये बहुत ही आम बीमारी है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में एक धारणा थी कि 50-60 साल के बाद हर किसी के दांतों में दांत गिरते ही हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। दरअसल क्या होता है कि उसके कारण खासतौर पर गम्स की इन्फेक्शन, जैसे कि पायरिया आप बोल रहे हैं, पेरिडोंटाइटिस हम लोग बोलते हैं, ही होता है अक्सर। और आप देखेंगे कि अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके अंदर दांतों के अंदर मसूड़ों के अंदर सूजन है, उसके बाद उनके दांत हिलने लगे, तो नॉर्मली होता क्या है कि जो हम ओरल प्रोफाइलैक्सिस है या ओरल क्लेंजिंग है वो करते हैं, स्केलिंग वगैरह होती है, उससे पायरिया का इलाज होता है। आपने चूंकि पहले इलाज करवाया वो 2014 में करवाया, आपको काफी साल हो गए, और वैसे भी इसका स्केलिंग का जो प्रोसीजर है वो कायदे से हर 6 महीने के बाद आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, जिससे कि रूटीन में अगर हमें इसकी जाने की जरूरत नहीं होती तो हमें डेली ब्रश करने की भी जरूरत नहीं होती। इस बात को समझना चाहिए कि हमारे मुंह के अंदर एक डायनेमिक एक्टिविटी होती रहती है। हम जो खाना खाते हैं वो अक्सर मुंह के दांतों के चारों ओर जमा रहता है और उसको हम ब्रशिंग से निकालते रहते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसके बाद प्लाक और कैलकुलस जो बनता है उससे मसूड़े कमजोर होते हैं, बोन लॉस होता है, और उसके चलते ही आपके दांत हिलने लगते हैं, जिसको हम पायरिया या पेरिडोंटाइटिस कहते हैं। तो हर 6 महीने पे आपको स्केलिंग या क्लेंजिंग करा लेनी चाहिए। और अगर आप ऐसा कराते हैं तो हो सकता है आपको लाइफ लॉन्ग पायरिया ना भी हो और आपके दांत कभी लाइफ लॉन्ग हिले भी नहीं। और ये जो धारणा है हमारे देश के अंदर कि 60 साल या 70 साल के बाद हर किसी के दांत गिरने ही होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप रूटीन चेकअप कराते रहते हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन करते रहते हैं, प्रॉपर एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट बीच बीच में लेते रहते हैं, और रिकमेंडेड तो हर 6 महीने के बाद है, उसको आप करवाते रहते हैं, तो आपको ये समस्या कभी नहीं होगी जिसे पायरिया कहते हैं, और ना ही आपके दांत कभी गिरेंगे। मिस्टर चड्डा जी का एक सवाल है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्लीन योर बेबीज टीथ? इसमें चड्डा जी, इट इज वेरी सिंपल, और बहुत ही सिंपल है। रूटीन में जैसे हम लोग ब्रश करते हैं ऐसी बच्चों का भी ब्रश होना चाहिए, और रिकमेंडेशन ये है कि सुबह उठकर और रात को सोने से पहले 2 बार ब्रश होना चाहिए।
बस डिफरेंस ये रहता है बच्चों में कि उनकी जो टूथ ब्रश होते हैं उसका जो साइज है और शेप है थोड़ा डिफरेंट रहता है और वो बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। प्लस एक ब्रशिंग पैटर्न होता है जिसको प्रोफेशनली हम समझा सकते हैं। आप कभी भी डेंटल डिपार्टमेंट रेनबो आ सकते हैं और उसको हम प्रोफेशनली आपको बता देंगे। उस पैटर्न से अगर आप बच्चों के दांत साफ करते हैं, इवन बड़ों को भी वैसे ही करना चाहिए जो पैटर्न ऑफ ब्रशिंग है, सही तरीके का ब्रश करने का, तो उससे काफी फायदा होता है। तो बेसिकली आपको सुबह और रात में सोने से पहले जरूर करना चाहिए। Mr. Ravi ji, can enamel of teeth be restored if destroyed anyhow? ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। ये नॉर्मली क्या होता है कि लोग ये समझ नहीं पाते कि इनेमल रिस्टोर नहीं किया जा सकता है। द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नॉट। बट वो रीजनरेट कभी नहीं होता है। हम उसको अपनी फिलिंग मटेरियल्स या प्रोस्थेटिक से, यानी कि दांत ऊपर से लगाना, क्राउन कैप जो आम भाषा में बोला जाता है, वो लगा सकते हैं। अगर इनेमल आपका घिस गया है, आपको सेंसिटिविटी हो रही है, तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उसको देखा जाता है कि अगर आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट होना है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग क्राउन देते हैं, कैप लगाते हैं। अदरवाइज किसी किसी कंडीशन में दांत का इनेमल बहुत ज्यादा नहीं घिसा हुआ है तो हम उसको रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट, जैसे कि फिलिंग मटेरियल्स आते हैं, उसके ऊपर वो सुपरफिशियल लेयर लगा के उसको ठीक किया जा सकता है। और बहुत से एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट भी है, जैसे कि विनियर्स हैं, लैमिनेट्स हैं, और इनेमल के घिसने के बाद उसको लगाया जा सकता है। दैट इज द डिफरेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटीज। बट यस, नेचुरली इनेमल फिर से ग्रो नहीं होता है एक बार घिसने के बाद, दैट इज फॉर श्योर। डॉक्टर निहारिका जी का एक सवाल है, प्रेग्नेंट पेशेंट प्रेजेंट विद लॉट ऑफ ब्लीडिंग गम्स इन समर्स। यस मैम, द क्वेश्चन इज वेरी गुड बिकॉज इट इज अ रूटीन फाइंडिंग। यूजुअली व्हाट हैपेंस कि इन समर्स or during pregnancy, what happens, there is a lot of hormonal changes going on in a lady. So because of those hormonal imbalance, oral cavity response is a bit exaggerated towards the plaque and calculus. जो भी plaque और calculus इकट्ठा होता है और उसमें बेसिकली जो गम्स का इन्फ्लेमेटरी चेंजेस और ग्रोथ पैटर्न बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो जाता है, तो मसूड़े सूज जाते हैं और उसमें जो ग्रोथ है, अक्सर हम उसको प्रेगनेंसी ट्यूमर का नाम देते हैं, वो भी हो जाती है। तो उसका हम प्रॉपर ओरल प्रोफाइलैक्सिस से, स्केलिंग से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर ग्रोथ ऐसी है कि जिसको एक्सरसाइज करना है तो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड कैन गो फॉर अ टेस्ट, रूटीन बायोप्सी, फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ रूल आउट इफ देयर एनी चेंज और नॉट। अगेन डॉक्टर निहारिका मैम का एक सवाल है, सर प्लीज गिव मी टिप्स फॉर कैविटी प्रिवेंशन इन 1 or 2 year old babies. Ma'am, routinely every now and then we can see that children, they are fond of candies and other things like sticky food. अगर कोई भी ऐसा खाना है जो दांतों में चिपकता है और मीठा है तो वो बहुत ज्यादा दांतों को प्रॉन कर देता है कैविटीज होने के लिए। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू अवॉइड इज द स्टिकी फूड एंड फर्मेंटेड फूड, दैट इज द मेन कॉज फॉर केरीज। बेसिकली केरीज इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, so it occurs due to these sticky foods which are entangled into the grooves of the tooth. तो अक्सर क्या होता है कि दांत में वो पदार्थ चिपके रह जाते हैं और फर्मेंटेड फूड होता है वो चिपका रह जाता है। अगर रफेज का खाना हम कम खाते हैं जिससे कि वो साफ हो सकता है, तब भी ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो जो छोटे बच्चों में हम अक्सर ये क्या कर सकते हैं कि उनको कैंडीज वगैरह अवॉइड कराएं। इन एनी केस अगर वो लोग खाते ही हैं तो इट शुड बी लाइक प्रॉपर क्लेंजिंग ऑफ द ओरल कैविटी। उनका खाने के बाद ब्रश होना चाहिए। अक्सर बच्चों में ये भी देखा गया है कि वो बॉटल से दूध पीते हैं और ड्यू टू दैट देयर इज लॉट ऑफ प्लाक एक्यूमुलेशन, और उसमें कई सारी कंडीशन होती है, हम उसे नर्सिंग बॉटल केरीज भी कहते हैं, जिसकी वजह से उनके काफी सारे दांत आगे के और कुछ मोलर्स पीछे के केरीज और कैविटीज बन जाती हैं। तो ये 2-3 चीजें जो पेरेंट्स को ध्यान रखनी है कि बच्चों को बॉटल फीड करा रहे हैं तो उसका प्रॉपर ओरल क्लेंजिंग होनी चाहिए।
और उसके साथ साथ जो स्टिकी फूड बच्चे खाते हैं वो अवॉइड ही करना चाहिए, अक्सर कैंडीज वगैरह। और अगर वो खाते भी हैं तो उनकी प्रॉपर क्लेंजिंग होनी चाहिए। और छोटे बच्चे जो अपने हाथ से नहीं कर सकते उनको पेरेंट्स ही करें। और very small brush and other things are available for children, and that can be used, or you can take a very clean cloth or cotton cloth or a gauze piece dipped in a damp with water, and then can clean the oral cavity frequently, जैसे कि बच्चे के मुंह से वो चीज हटती रहे। That is the only prevention we can do. Otherwise, if there is something which is still there, तो हम लोग उसका इलाज करते हैं, caries को हटा के cavity fill कर देते हैं with the filling materials. मिस्टर लवकेश जी का एक सवाल है कि आजकल टूथब्रश को लेकर बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है? लवकेश जी, बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली विज्ञापन अपनी कंपनी के लिए लोग करते हैं और दे आर हैविंग डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ टूथब्रश, तरह तरह की डिजाइन निकाली हुई है। बेसिकली होता क्या है कि जो टूथब्रश स्ट्रेट ब्रिसल्स के साथ फ्लैट सरफेस का होता है और विद सॉफ्ट ब्रिसल्स होता है, दैट इज द बेस्ट। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ब्रश अगर हम ले भी लेते हैं किसी भी कंपनी का, तो ब्रशिंग पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट वी डू अ ब्रशिंग पैटर्न जो हम अपने पेरेंट्स को देखते चले आए हैं वैसे ही बच्चे करते हैं, बच्चों के बाद उनके आगे वाली जनरेशन भी वही फॉलो करते हैं, अनटिल अनलेस आप किसी प्रोफेशनल से मिलें, किसी डेंटिस्ट से मिलें और वो आपको एक ब्रशिंग पैटर्न समझाए। ब्रशिंग पैटर्न होता है जो कि आप कभी भी डेंटल डिपार्टमेंट आ सकते हैं और हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे करना है। लेकिन हाँ, आपके सवाल को लिया जाए तो जो ब्रशेस एकदम एक लेवल पर सीधे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, दैट इज बेस्ट इंस्टीड ऑफ डिफरेंट zigzag डिजाइन्स। मिस्टर रवि जी का एक सवाल है कि माय चाइल्ड्स वन टूथ इज टर्निंग ब्लैक, व्हाट टू डू? देखिए रवि जी, इसके दांत का जो कालापन होता है वो कई सारे कारण से होता है। नॉर्मली बच्चों में जैसे कि केरीज भी होती है, और जो कालापन है वो केरीज बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि दांत के इनेमल को डिसॉल्व कर रहा है और उसके चलते वो ब्लैक कलर डिस्कलरेशन होने लगता है। अगर आपके बच्चे में कभी चोट लगी है तो कभी कभी क्या होता है कि जो दांत के अंदर की नसें हैं और जो दांत के अंदर की नर्व और ब्लड सप्लाई है उसमें डैमेज पहुंचने की वजह से दांत का कलर डिस्कलर होने लगता है, दैट इज ब्लैक टर्न होने लगता है। तो अगर ये आपके बच्चे में ब्लैक कलरेशन हो रहा है तो वो ये देखना पड़ेगा वो किस वजह से होता है, और भी कई कारण है। तो उसके चलते हमें पहले एक चेकअप करना पड़ेगा। अगर वो केरीज है, नॉर्मली जो अक्सर फाइंडिंग रहती है बच्चों में कि वो खाना खाते हैं और खाना चिपका रह जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं हुई या कुछ और कारण रहा, तो केरीज हो गई। तो वो रूटीन प्रोसीजर है, हम केरीज को हटा के उसमें टूथ कलर्ड फिलिंग मटेरियल कर देते हैं। और खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनके डेसिडियस टूथ, जो आम भाषा में कहते हैं दूध के दांत, बचे रहने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जो उनका ग्रोथ ऑफ जॉ हो रहा है उसके अंदर दांतों का रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो जो डेसिडियस टीथ होते हैं उसी की वजह से परमानेंट टीथ को जगह मिलती है प्रॉपर्ली इरप्ट होने में। और वो डेसिडियस टीथ अगर हम केरीज की वजह से गल जाएंगे या समाव उनको निकालना पड़ेगा तो बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसमें कि परमानेंट टीथ जब भी आते हैं तो वो थोड़े बहुत आगे पीछे आते हैं, प्लस जो आपका जॉ का ग्रोथ पैटर्न है उसमें डिस्टर्बेंसेस आते हैं और टूथ इरप्शन में डिफिकल्टी होती है। उसमें भी हमें बहुत से प्रोसीजर ऐसे हों जिसको करके उनको टूथ को इरप्ट करने के लिए हम जगह बनाते हैं। बट वी नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम उसको पहले ही ऐसा करते हैं कि बच्चों के दांत जो डेसिडियस टूथ हैं, आम भाषा में दूध के दांत कहते हैं, बचे रहें तो उनको प्रॉपर परमानेंट टीथ को आने को जगह मिलेगी, प्लस उनका जो जॉ का डेवलपिंग जॉज हैं उनको एक पैटर्न अच्छा स्पेस मिलता है जो डेवलप होने में। और इट इज वेरी एसेंशियल फॉर दोज टीथ, डेसिडियस टीथ, टू बी मेंटेन्ड इन द ओरल कैविटी। ये स्मिता मैम का एक सवाल है, व्हाई डू गम्स ब्लीड व्हाइल ब्रशिंग? तो ये मैम आपका सवाल बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है। अक्सर होता क्या है कि बहुत सारे जो
लोग अपने ब्रशिंग पैटर्न को करते हैं वो हमेशा उस तरीके से किया जाता है जो उनके घर के अंदर फॉलो होता है। वो टेक्निकली या प्रोफेशनली सही नहीं हो सकता है, वो सही ना भी हो। और अगर सही तरीके से ब्रशिंग भी कर रहे हैं तब भी ब्लीडिंग हो रही है ब्रशिंग के दौरान, तो डेफिनेटली आपको जिंजिवाइटिस है। और जो भी पेशेंट ऐसा फील करते हैं तो डेफिनेट है कि उनकी बॉडी उनको ये इंडिकेशन दे रही है, उनके गम्स ये उनको इंडिकेशन दे रहे हैं कि उनको एक प्रोफेशनल के पास जाके, डेंटिस्ट के पास जाके अपनी प्रॉपर क्लेंजिंग करानी है मशीन से, जिसको हम स्केलिंग कहते हैं। और बेसिकली वो प्लाक जो हम ब्रश से साफ करते हैं वो दांतों के ऊपर वाला होता है, और प्लाक और कैलकुलस दांतों की जड़ें जो नीचे हैं वहां तक पहुंच जाता है, गम्स के बीच में जो हल्का सा गैप होता है फिजियोलॉजिकल, उसके जरिए। तो सब जिंजाइवल कैलकुलस को निकालने के लिए हमें प्रॉपर स्केलिंग करनी पड़ेगी, and that scaling can be done by a professional only, that is a dentist. So you should visit a dentist for it, and it's a routine finding, it should be taken care of. मिस्टर अनुराग जी का एक सवाल है कि जैसे कि सुनने में आ रहा है कि अपने बदले लक्षणों के मुताबिक कोरोना की वजह से सूंघने की शक्ति या मुंह का जायका बदल सकता है, कैसे जान सकते हैं कि कोरोना हो सकता है अगर आपको इसके अलावा बुखार आदि जैसे कोई और लक्षण नहीं है? अनुराग जी, बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल क्या है कि कोरोना वायरस अब चूंकि ये ऐसा फेज है कि हम सभी लोग इसके बारे में सीख रहे हैं, सारे डॉक्टर्स इसके बारे में सीख रहे हैं, हम लोग लर्निंग फेज में ही मान सकते हैं। बेसिकली क्या है कि इसकी वजह से जो फाइंडिंग्स आती थी, जैसे कि रेस्पिरेटरी चेंजेस और बाकी और चेंजेस, इसके अलावा भी जो वायरस है बार बार म्यूटेट करता है। जो लक्षण पहले आ रहे थे उसके अलावा और लक्षण आने लगे, जैसे सूंघने की क्षमता कम होना, स्वाद का जाना, गायब हो जाना। वो हालांकि और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसमें स्वाद चला जाता है, बहुत सारी फैक्टर्स भी हैं, लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर ये नहीं है तो एकमात्र अभी लक्षण तो अभी एक जरिया तो यही है कि आपको कोरोना है कि नहीं उसका टेस्ट कराना, दैट इज कोविड-19 टेस्ट। वही आपको कंफर्म कर सकता है कि आपको कोरोना है कि नहीं। केवल इन्हीं लक्षणों से हम नहीं कर सकते कि आपको मुंह का स्वाद चला गया है या सूंघने की क्षमता चली गई तो आपको कोरोना इन्फेक्शन है। तो हम लोग इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर निहारिका मैम का एक सवाल है, व्हाट इज द बेस्ट टूथपेस्ट टू यूज? मैम, इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन सो टू बी आंसर्ड, बिकॉज जो टूथपेस्ट है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि विच इज बेस्ट फॉर द पर्सन। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि कुछ टूथपेस्ट होते हैं जो फ्लोराइडेटेड होते हैं, और कुछ पेस्ट होते हैं कि जिसके अंदर फ्लोराइड कंटेंट नहीं है। बेसिकली व्हाट हैपेंस कि हर कोई अगर फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट करेगा तो उस पेशेंट, उस इंसान को जिसके अंदर फ्लोरोसिस हो रही है दांतों के अंदर या फ्लोराइड का कंटेंट पहले से ही ज्यादा है, उसको नुकसान ही करेगा, ज्यादा फायदा नहीं करेगा। एट द सेम टाइम जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर कैविटीज हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ केवीज बहुत ज्यादा है, उनको फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट काफी फायदा करता है। और हम लोग टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन भी करते हैं प्रोफेशनली, उसकी काफी सारी सेटिंग्स होती हैं जिससे कि हम उसको रोक सकते हैं। खासतौर पर बच्चों की प्रिवेंशन में तो ये बहुत ही सहायक है, फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट भी और फ्लोराइड टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन भी, और बड़ों के लिए भी उतना ही। लेकिन अक्सर चूंकि बच्चे केरीज के लिए प्रॉन होते हैं, खाना खाते हैं तो अच्छी सफाई उनकी नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोगों को टॉपिकल फ्लोराइड रूटीन में देना पड़ता है। तो यस, आपके सवाल के लिए व्हाट इज द बेस्ट टूथपेस्ट, तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशन, सो द पेशेंट हैज टू विजिट डेंटिस्ट for this proper answer for this. Exactly. Keshwanji, your voice is not clear to me. Please check the technical error. Pardon, your voice is not coming to me. There is one question.
Thank you so much, Papa. My father has commented on the live session. There is one question from Vanda Kala ma'am. Many tooth whiteners are available in market. Are they safe and effective? Ma'am, because tooth whitening is something like usually what happens in those toothpaste, there is abrasive content which is more. So professionally, I recommend that it's not so much good for whitening. Like exactly what you go for whitening should be like proper cleansing and then scaling, which removes your plaque and calculus. That gives a little bit of white appearance to the tooth. And naturally, teeth are never completely, absolutely white. There is a little bit of yellowish tint in that, and that is on depending on the person to person. There are different shades of the teeth, like A1, A2, A3. There is series of shades. So for whitening agents available in the markets, the abrasive content is usually high in that, and using those toothpaste for a long time is not healthier for your teeth. So it sometimes wear off the enamel. तो मेरे हिसाब से तो इट इज नॉट सेफ एट ऑल, लेकिन फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन कैन बी यूज बट नॉट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. तो इस चीज को ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक हम टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट वगैरह नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल के बाद इनेमल की लेयर को थोड़ा सा वेयर ऑफ कर देता है, और दैट इज नॉट हेल्थियर फॉर यू पीपल. एट द सेम टाइम इट प्रमोट सेंसिटिविटी बिकॉज ऑफ द वेयरिंग ऑफ द इनेमल. So should be concerned with the professional. Thank you, ma'am. सर अभी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरी आवाज नहीं आ पा रही थी. हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है. मेरे दिमाग में सर एक सवाल आ रहा था कि सर कभी कभार ये देखने को मिलता है कि बाई बर्थ कुछ बच्चों में कुछ टूथ होते हैं. आपकी आवाज कम आ रही है. बाई बर्थ भी कुछ बच्चों में कभी कभी टूथ होते हैं, एक दो दांत निकलते हैं, जन्म के समय भी दांत आ जाते हैं कभी कभार. जी जी. तो इसको लेकर भी बहुत सारी अच्छा, क्या सर ये परेशानी है? हाँ हाँ, तो वो ये आपका सवाल काफी अच्छा है, क्योंकि ये अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि जो जन्म के साथ ही दांत आ जाते हैं, तो लोग उसको कई कई भ्रांतियों से जोड़ते हैं. हमारे देश में आज भी गांवों में इसको बहुत अलग ही नजरिए से देखते हैं कि भाई बच्चे को किसी चीज का साया है या कुछ आ गया है तो इस बच्चे के दांत जन्म से निकल आए. इस भ्रांति को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए. जो दांत जन्म से ही आ जाते हैं बच्चों के, या अक्सर 1 महीने तक 30 दिन तक आते हैं, तो हम उसको नेटल और न्यूनेटल टीथ कहते हैं. बेसिकली ये बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज तो नहीं है, लेकिन वो दांत जैसे दिखने वाले कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनकी जड़ें अक्सर नहीं बनी होती हैं, और वो दांत अक्सर मसूड़ों के अंदर ही होते हैं, ना कि पूरे हड्डी के अंदर. तो ये हमें चेक करना पड़ता है. आप अगर उस पेशेंट को लाएंगे तो हम उसको चेक करेंगे कि ये किस तरह की फाइंडिंग है, और अगर वो इस तरह के हैं कि गम्स के अंदर ही है, उनकी जड़ें बनी नहीं है, तो उनको सबसे अच्छा इलाज होता है कि निकाल देना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल. क्योंकि उस दांत की वजह से जो कि बच्चे के अंदर है, अक्सर वो देखा गया है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनको काफी ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम होती है. एट द सेम टाइम जो बच्चे हैं और उनके दांत, वो खुद भी उस चीज से ट्रॉमा करते हैं. अक्सर उनकी जीभ में या होठों में चोट पहुंचती है, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, लाइक सिंस बर्थ ओनली एंड विद इन 30 days ओनली. तो ये काफी दिक्कत देता है. तो ऐसे बच्चे, अगर किसी भी पेरेंट्स को दिखता है कि ऐसे बच्चों के दांत जन्म से निकल आए या 30 दिन के अंदर आ गए, तो उनको तुरंत डेंटिस्ट से कंसर्न करना चाहिए और उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए. तो इसलिए उस चीज में देर नहीं करनी चाहिए. बेसिकली लोग लापरवाही करते हैं, जिसके चलते माँ को भी दिक्कत होती है और बच्चे को भी दिक्कत होती है. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस बच्चे को तुरंत लेकर आएं, और उसका इलाज हम करेंगे, उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे प्रॉपर तरीके से. ये संतोष भारद्वाज मैम का सवाल है. मैम नमस्कार. she is my mother-in-law. So basically what happens ki if one tooth becomes loose and you are having sensitivity, what to do, sir? So if the tooth become loose and you are having sensitivity, तो मैम इसमें लूजनिंग का एक कारण, बेसिक कारण होता है पेरिडोंटल इन्फेक्शन. जब आपको आम भाषा में कहने वाली बात पायरिया हो रहा है, तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो गम्स चारों ओर मसूड़े और जो हड्डी की पकड़ जड़ों के ऊपर होती है वो कम हो जाती है, और उसके बाद जो दांत है हिलने लगता है,
और उसी के चलते क्या होता है कि सेंसिटिविटी होती है, बिकॉज बेसिकली आपका जो रूट एक्सपोजर हो रहा है वो कहीं ना कहीं से वियर ऑफ होता है, जो उसके ऊपर सीमेंटम लेयर होती है, और इट कॉजेज सेंसिटिविटी। आपका अंदर से डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स सेंसिटिव हो जाते हैं। तो बेसिकली आप प्रॉपर क्लेंजिंग कराते रहेंगे तो ये कंडीशन नहीं आएगी। अगर ये कंडीशन आ भी गई है तो एक एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट आपको रूटीन यूज करना है। एट द सेम टाइम जो प्रोसीजर होना है ओरल प्रोफाइलैक्सिस का, और जो गम्स की हम रीजनरेटिव सर्जरीज करते हैं वो करके उस दांत को हम बचा भी सकते हैं। और देयर आर सो मैनी मॉडलिटीज इन डेंटल सर्जरी अवेलेबल नाउअडेज, क्योंकि आजकल हम लोग बड़े अच्छे से बोन ग्राफ्टिंग और ये सारी चीजें करके दांतों को बचा भी सकते हैं। दैट इज द वेरी रूटीन एंड गुड प्रोसीजर्स नाउअडेज विद द एडवांसमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री, बिकॉज हमारे डेंटिस्ट्री में बहुत सारे एडवांसमेंट ऐसे हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर पहले डेंटिस्ट्री के फेज में केवल सीमित ही इलाज हुआ करते थे। जब बिगिनिंग हुई थी डेंटिस्ट्री की, कि लोगों के दांत एज के साथ गिर गए, उसके बाद उनके दांत लगने, ये सारी चीजें अब बहुत ही ना के बराबर हो गई हैं, क्योंकि लोग भी जागरूक हो गए और उनको अपने दांतों की रख रखाव, मुंह की साफ सफाई करना अब उनको आ गया है कि कैसे करना है। उसके चलते ये सारी समस्याएं भी कम हो रही हैं, और नए नए प्रोसीजर तरीके आजकल आ गए हैं, हाईली मशीनें आ गई हैं, डेंटल सर्जरीज होने लगे, इम्प्लांट्स होने लगी हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, तो आप कभी भी करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिस्टर शिवराज सर का एक सवाल है, इज इट सेफ टू गेट टूथ कैविटी फिल्ड ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक? सर ये एक जो हम कोरोना पैंडेमिक के चलते हम सारी चीज फॉलो कर रहे हैं कि सबसे पहले तो पेशेंट स्क्रीनिंग, उसके बाद पेशेंट का कोविड टेस्ट। अब पेशेंट नेगेटिव है तभी हम ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन हाँ, ये हमें चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमारी कंडीशन बहुत ही इमरजेंसी और टूथ केरीज के चलते बहुत ही सीवियर पेन और एक्यूट इन्फेक्शन है, तो डेफिनेटली करा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पूरे प्रिकॉशन प्रोटोकॉल के साथ ही आपका ट्रीटमेंट करेंगे, कैविटी फिल कर सकते हैं। हाँ, अगर वो केवल एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से करा जा रहा है कि केवल उस दांत को हमें सुंदर बनाना है और वो चीज काफी खराब और भद्दी दिख रही है, उसके चलते हमें एक एस्थेटिक ट्रीटमेंट चाहिए, तो अभी हम कोशिश यही करते हैं कि एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू के ट्रीटमेंट को टाला जाए, क्योंकि उसके चलते आप भी हॉस्पिटल में आएंगे तो संभावित है कि हम एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं कि एक्सपोजर हो सकता है। प्लस हम डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि पेशेंट का भी ये पता नहीं, कि बहुत से पेशेंट होते हैं वो साइलेंट कैरियर्स होते हैं, उनके अंदर साइन सिम्टम नहीं आते, उसके चलते हम भी अवॉइड करते हैं कि केवल एक्यूट इमरजेंसीज ही ली जाए, ये बहुत ही एसेंशियल ट्रीटमेंट्स हैं उनको ही करा जाए। तो अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि वो आपको तकलीफ दे रही है तो एनी टाइम यू आर वेलकम, आप आइए और वी विल फॉलो द प्रोटोकॉल, देन वी विल डू द ट्रीटमेंट। Dr. Karthik is saying, he is asking one question, lost the sense of taste to salt, anything salty feels bitter to me, what could be the cause and treatment for the same? Dr. Karthik, the question is loss of taste sensation. There are so many reasons. So if the person is suffering from the loss of taste sensation can be due to systemic diseases, at the same time there can be oral finding also. बिटर टेस्ट इस वजह से भी हो सकता है कि आपके अंदर, आपके मुंह के अंदर जो आपकी ओरल हाइजीन है दैट इज नॉट गुड, तो समटाइम्स इट लीड्स टू बिटर टेस्ट, एट द सेम टाइम हैलिटोसिस, मुंह में से बदबू आना, और उसके साथ साथ आपके जो टेस्ट का अल्टरेशन वो होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जीभ के हमारे बहुत सारे पैथोलॉजिकल सिस्टमिक जो डिसीजेस हैं, कभी कभी देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन होने लगता है। उसके चलते बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि उनकी जो टेस्ट सेंसेशन ग्लैंड्स हैं, उसके जो सेंसेशंस हैं, लाइक उनके अंदर न्यूरोपैथीज भी हो रही हैं, बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि उनको लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन हो रहा हो। एट द सेम टाइम बहुत से लोग जो टंग क्लेंजिंग करते हैं वो बहुत एब्रप्टली करते हैं। जो टंग क्लेंजर्स आते हैं और these cleansers are coming in the form of a band of metal or plastic. Sometimes they are doing so frequently, at the same time बहुत ज्यादा जोर से भी कर रहे होते हैं, तो उसके चलते भी कभी कभी ट्रोमैटिकली ऑल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन होता है, जो कि हमारे टेस्ट बड्स को ट्रॉमा पहुंचता है, चोट पहुंचती है, उसकी वजह से उनका स्वाद बदल जाता है। सो इट्स बेटर फॉर ओरल हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू, should go for a proper cleansing,
और माउथ वॉशेज यूज करिए। एट द सेम टाइम कोरोना वाली कंडीशन में पोविडीन आयोडीन वेरी गुड सब्सटीट्यूट एंड देयर इज क्लोरहेक्सिडिन आल्सो, सो गो फॉर द माउथ वॉशेज। एंड एट द सेम टाइम आप ये चीज दिखा सकते हैं कि कहीं ट्रॉमेटिकली वो चीज नहीं है, so it's better to visit a dentist. Dr. Tanu Bharadwaj is asking, we can visit clinics for dental checkup during this COVID-19 phase. Yes ma'am, your question is very good, because अभी क्या हो रहा है कि कोरोना महामारी की वजह से हम लोग सभी लोग लॉकडाउन से फेज से निकले हैं, और अनलॉक में बहुत सारा स्ट्रेस फैक्टर्स है, मरीज को भी और डॉक्टर्स को भी। मरीज को ये स्ट्रेस फैक्टर है कि हम इलाज कराएं या ना कराएं, और डॉक्टर्स को ये स्ट्रेस फैक्टर है कि हम इलाज कैसे करें। तो इन दोनों ही चीजों को फॉलो करते हुए हमें ये देखना है कि कोविड के चलते अगर आपके दांत में या मुंह में कोई ऐसी कंडीशन है जो कि असहनीय है, यानी कि एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आपको तकलीफ हो रही है, तो यस डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए डेंटिस्ट को। एट द सेम टाइम डेंटिस्ट, जो कि हम लोग रेनबो हॉस्पिटल में फॉलो कर रहे हैं, ट्राई एरिया से स्क्रीनिंग, उसके बाद कोविड टेस्ट, वो भी नेगेटिव होने के बाद फिर फॉलो अप करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वी डेंटिस्ट एंड ऑल द डॉक्टर्स आर वेयरिंग अदर लाइक पीपी किट्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ, एवरीवन इज वेयरिंग दोज मेजर्स, टेकिंग दोज मेजर्स। तो आप डेफिनेटली करा सकते हैं, देयर इज नो डाउट इन। ये मधुलिका मैम का एक सवाल है, what all home remedies are available for different kind of gum and tooth related problems? मैम बेसिकली what happens कि होम रेमेडी में हम सबसे इम्पोर्टेंस, हम प्रोफेशनली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ओरल हाइजीन को। बेसिकली गम्स की जो प्रॉब्लम होती है वो हाइजीन की कमी या हाइजीन प्रॉपर ना होने की वजह से ही होती है, और जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जिंजिवाइटिस और पेरिडोंटाइटिस में बदल जाती है। उसके चलते आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है, सेंसिटिविटी है, ब्लीडिंग इन गम्स है, एट द सेम टाइम लूजनिंग ऑफ टीथ है। तो अगर हम ओरल हाइजीन प्रॉपर करेंगे, एक प्रॉपर ब्रश पैटर्न होता है और मिनिमम 2 बार तो करें, सुबह उठ के ब्रशिंग करना, रात में सोने से पहले करना, और बीच बीच में गार्गल करिए जो कि एंटी प्लाक गार्गल्स हैं, जैसे क्लोरहेक्सिडिन आता है, पोविडीन आयोडीन आती है, दैट इज एंटी बैक्टीरिया, अदर एंटी माइक्रोबियल। एट द सेम टाइम अगर आप कुछ भी अवेलेबल नहीं हो रहा और होम रेमेडी की तरह आप जानना चाहते हैं, तो आप माउथ वॉश की तरह यूज कर सकते हैं ल्यूक वार्म सॉल्टेड वाटर, यानी हल्का गुनगुना पानी जिसमें थोड़ा सा टेबल सॉल्ट पड़ा हो, और उसको आप रिंस करिए जस्ट फॉर 40-50 सेकेंड्स, और उसको फिर आप दिन में 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं। दैट कैन डेफिनेटली हेल्प इन द गम प्रॉब्लम्स, बट डेफिनेटली नॉट ए प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर इट। लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि घर पे क्या इस्तेमाल करें अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो। दैट इज सॉल्टेड ल्यूक वार्म वाटर। एक क्वेश्चन और मेरे पास आया है अभी कि किसी ने पूछा है कि इंडिया में सर ओरल कैंसर बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? यस यस, स्क्रीनिंग से इससे बचा जा सकता है, और हम कैसे पता करें कि हमें अर्ली स्क्रीनिंग की जरूरत है? ये केशविन जी आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओरल कैंसर हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है, बावजूद इसके कि ओरल कैंसर की ट्रीटमेंट भी और डायग्नोस्टिक प्लान्स भी सब अवेलेबल हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ओरल कैंसर की आप कारण पूछ रहे हैं, तो ओरल कैंसर के कारण तो बहुत सारे हैं, और उसमें सबसे मुख्य कारण तो तंबाकू का सेवन है, जो कि हम सभी जानते हैं कि तंबाकू का सेवन से ओरल कैंसर होता है। ये आपके तंबाकू खाने वाले जो पैकेट्स होते हैं, सिगरेट्स भी होती हैं, उन सब पे लिखा हुआ है कि तंबाकू से कर्क रोग होता है। लेकिन बहुत सारे और भी कारण होते हैं। अगर डेंटल स्पेशलिटी की आप बात करें तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि उनके डेंचर्स जो पहन रहे हैं, बहुत सालों से पहन रहे हैं, वो इल फिटिंग है, वो सही से फिट नहीं होते हैं, तो हिलते रहते हैं अक्सर, वो उन्हीं से कोशिश करते रहते हैं कि वो खाना खाते रहें, तो जाने अनजाने में वो अपने मसूड़ों को, अपने मुंह को चोट पहुंचाते रहते हैं। जहाँ कांस्टेंट इरिटेशन होता है मुंह के अंदर, जैसे कि चोट पहुंचना बार बार डेंचर हिलने से या उसके चलते खाना खाने से, वहां पे बहुत से बदलाव आते हैं। जैसे कि वहां छाला हो सकता है, और वो छाला धीरे धीरे अगर वो कंटिन्यूअसली वो
चोट उनको पहुंचती रहेगी तो वो एक कारण बन सकता है कि उनको ओरल कैंसर हो जाए और छाले के अंदर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। एट द सेम टाइम और भी फाइंडिंग्स हम लोग देखते हैं, जैसे जो लोग डेंचर लगाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं, आई डोंट नो वो कहाँ से उन्होंने इलाज कराया होता है, उसके अंदर एक सक्शन कैप लगाया होता है तालू के ऊपर, और वो कई सालों से लगा रहे हैं और वो ये कह के इस्तेमाल करते हैं कि ये फिक्स दांत हैं। ये बिल्कुल गलत फहमी है। जो डेंचर लगाने का होता है वो लगाने और निकालने का होता है, उसको पर डे आपको निकाल के साफ करना होता है और रोज ही उसको लगाना होता है। तो जो लोग इसको एक सक्शन टिप लगा के पैलेट में या तालू में उसको फिक्स कर देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वहां पे ओरल कैंसर संभावित हो सकता है, क्योंकि वहां पे वो गलाव करता है, उसके अंदर छालों में कन्वर्ट होने के बाद वो भी ओरल कैंसर हो सकता है। कुछ और फाइंडिंग्स ऐसी हैं जैसे कि आपकी इल फिटिंग प्रोस्थेसिस है, या ऐसी फीलिंग, ऐसे दांत हैं जो कि घिस चुके हैं उसके और काफी शार्प एजेस हैं, उसके चलते उनकी जीभ को या गाल को चोट पहुंच रही है, या कोई ऐसा क्राउन कैप है जिसका मार्जिन बहुत शार्प है और उससे उनकी जीभ, गाल या और किसी पार्ट में चोट पहुंच रही है, तो वो भी अल्सरेट करके और ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है आफ्टर मैनी ड्यूरेशंस। अब आपका एक ये भी सवाल था कि हम कैसे पहचाने कि क्या लक्षण है। बहुत सारे लक्षण होते हैं ओरल कैंसर के, जिनमें से काफी ऐसे लक्षण जो बार बार देखे जाते हैं। अगर आपके मुंह के अंदर कोई सफेद रंग का थक्का या उसमें कोई इस तरह का बदलाव आ रहा है कि गाल के अंदर, जीभ के अंदर कोई सफेद रंग का पैच बन रहा है, या कोई मिक्स्ड सफेद या लाल रंग का पैच बन रहा है, तो वो हो सकता है कि ओरल कैंसर का लक्षण हो। या कोई ऐसा छाला जो कि बार बार हो रहा है और जो बहुत लंबे समय से हो रहा है, हील नहीं हो रहा है, नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं, वो भी एक लक्षण हो सकते हैं कि ओरल कैंसर है। कुछ लोग काफी ज्यादा सुपारी या तंबाकू का सेवन करते हैं, गुटखे का सेवन करते हैं, उनके मुंह प्रॉपर खुल नहीं पाते हैं, जो कंडीशन होती है वो एसएमएफ की होती है, फाइब्रोसिस होती है उनके मुंह के अंदर। वो फाइब्रोसिस भी बहुत लंबे ड्यूरेशन तक से रहते रहते और उसमें अक्सर चोट पहुंचते पहुंचते उसके अंदर भी ओरल कैंसर होने की संभावनाएं रहती हैं। तो मेरी तो सबसे यही गुजारिश है कि आप सभी लोग अगर ऐसा कोई लक्षण देखते हैं, अपने मुंह के अंदर कोई बदलाव देखते हैं, तो उसको दूर मतलब देर मत करिए। बेसिकली होता क्या है कि आप जितनी जल्दी अपने डेंटिस्ट या किसी और स्पेशलिस्ट के पास जाकर उसकी जांच करा लेंगे और हमें ये पता चल जाएगा कि ये कंडीशन कैंसर की तरफ बढ़ रही है या ये कोई और कंडीशन है, तो आपका सही समय पे इलाज होकर हम उसको रोक भी सकते हैं। अक्सर बहुत सारे प्री कैंसरस लीजन ऐसे हैं जो कि बहुत अर्ली स्टेजेस में कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं, कंप्लीटली रिवर्सिबल होते हैं। जो बिल्कुल शुरुआती लक्षण होती है कि उनके अंदर हल्का सा सफेदपन आना शुरू ही हुआ है और पेशेंट ने उसका कॉज छोड़ दिया और उसके साथ साथ एक प्रॉपर डेंटल ट्रीटमेंट या प्रॉपर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो टोटली सही भी हो जाता है। तो इस चीज को बहुत समझने वाली बात है। यानी कि अगर हम अपनी इस कंडीशन को देखते हुए भी अनजान बने रहेंगे, तो डेफिनेट है कि ओरल कैंसर देश के अंदर बढ़ता ही रहेगा। लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ आप अपने मुंह की बीमारी को नजरअंदाज करना ही एक बड़ा कारण बना हुआ है कि मुंह के अंदर ओरल कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सभी से निवेदन है, आप इस तरह की कंडीशन देखें तो एक स्पेशलिस्ट को दिखा जरूर दें और उसकी समय से रोकथाम हो पाए और इलाज हो पाए। डॉक्टर पवनीत सिंह का एक सवाल है, citrus fruits like lemon cause sensitivity, any treatment, and I have atresion also apart from leaving citrus fruits, what to do? Sir, basically what happens that you are having sensitivity and your atresion is there, यानी कि आपके जो दांत हैं वो घिस रहे हैं। तो घिसते घिसते होता क्या है कि जो हमारे दांतों के अंदर नसें होती हैं, सेंसिटिविटी वहीं से कहीं आपको सेंसेशन जो आता है उस नसों के जरिए ही आता है। दांतों का जो इनेमल अगर घिस गया है और बहुत लंबे समय से आप उस एट्रीजन को अवॉइड कर रहे हैं, उसका कोई रोकथाम नहीं कर रहे हैं, तो सेंसिटिविटी होती है। इनिशियल फेजेस में हम लोग एक एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट से उसकी रेमेडी करने की कोशिश करते हैं और अगर आपको उस चीज से रिलीफ मिल जाता है तो उसको हम वो कंटिन्यू करते हैं फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन, देन इट कम्स टू अ नॉर्मल टूथपेस्ट टू बी यूज्ड। बट इफ समटाइम्स द सेंसिटिविटी इज सो सिवियर कि आप उससे एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट से रेमेडी नहीं हो सकती, तो हम उसका डेफिनेटली रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उस दांत को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, जिसके ऊपर आप क्राउन्स या कैप लगवा सकते हैं एंड योर टूथ कैन लास्ट लॉन्गर। So basically
Dr. Om Prakash Sharma ji, thank you, Papa, for asking a question. He's my father. What is the appearance of oral ulcer just beginning of its malignancy? Sir, basically what happens, oral ulcer में बहुत सारी conditions होती हैं जिसके अंदर oral ulcer होते हैं. That can be due to some systemic changes. That can be because of there is trauma in the oral cavity. या तो मुंह के अंदर चोट पहुंच रही है किसी प्रोस्थेसिस से, डेंचर से या किसी और चीज से, तो भी छाला हो सकता है. आपके कभी कभी पेट की तकलीफ से भी छाला होता है, सिस्टमिक डिसीज में होती है. काफी सारे फैक्टर्स में देखा गया है कि स्ट्रेस अल्सर भी होते हैं, एप्थस अल्सर भी होते हैं. आप तनावग्रस्त रहते हैं तब भी आपको बार बार अल्सर्स होते हैं. तो उन अल्सर्स की हम फाइंडिंग करके ही उनका इलाज करते हैं. अगर आप देखा जाए कि मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने वाले जो अल्सर होते हैं, तो वो अल्सर होते हैं जिनके अंदर बार बार चोट पहुंचती है. और बार बार चोट पहुंचने में बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि एक हम जो गुटखा वगैरह लोग खाते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं, तो वो खाने के बाद भी एक तरह का एक उसके अंदर कांस्टेंट इरिटेशन का एनवायरनमेंट बना रहता है मुंह के अंदर. अगर उनको कोई छाला हो रहा है तो बार बार जो अल्सर है वो उस पर एक इरिटेशन होता रहेगा और वो बढ़ने के पूरे कगार पे होता है. एट द सेम टाइम अगर उनका प्रोस्थेसिस या कोई क्राउन कैप फिलिंग कोई भी चीज शार्प बार बार चुभती रहती है, वो भी अल्सर बढ़ने की कगार पे होता है. तो ऐसे ही अल्सर्स होते हैं जो कि कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं. लेकिन अगर आपको जैसे ही अल्सर होता है और आप एक स्पेशलिस्ट को चेक कराते हैं, तो फिर डेफिनेटली उसकी रेमेडी कर सकते हैं टाइम से, और वी कैन प्रिवेंट इट इन कन्वर्टिंग इनटू अ कैंसर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड. सभी लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर लापरवाह रहे तो आप किसी एक ऐसी बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका इलाज एक तो बहुत ही कठिन है, उसके साथ इलाज होने के बाद भी उसका सर्वाइवल रेट बहुत कम है. ओरल कैंसर की मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है. पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद भी उसको 5 साल या ज्यादा 10 साल सर्वाइव करना भी बहुत कम रेशियो में रहता है. इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे किसी भी मुंह के बदलाव को तुरंत ही अपने स्पेशलिस्ट को दिखाएं. So basically, Dr. Tanu is asking a question: what is the solution of half broken teeth? So, ma'am, this question is like now and then the condition is coming, especially in kids. बच्चों के अंदर बच्चे अक्सर खेलते हैं, गिर जाते हैं, उनके दांत टूट जाते हैं. तो होता क्या है कि हम बेसिकली उस टूटे हुए दांत की कंडीशन को देख के बताते हैं कि क्या इस दांत को हम सिंपल फिलिंग से बचा सकते हैं. अगर वो ज्यादा टूटा हुआ है और उसकी नसों तक का एक्सपोजर हो चुका है, तो हम उस पर डेफिनेटली रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, नस का इलाज करते हैं उसे बचाने के लिए. बच्चों में तो खासतौर पे इन दांतों को जरूर बचाया जाता है. अगर वो दूध के दांत हैं, जैसा हम भाषा में दूध के दांत कहते हैं, हम डेसिडियस टीथ कहते हैं, तो वो परमानेंट दांतों को जगह देते हैं इरप्ट होने में. अगर हम उसको टाइम से बचाते हैं, बचाए रखते हैं, तो आपके बच्चे का डेंटिशन प्रॉपर आएगा, उसके दांत आगे पीछे नहीं आएंगे. और चूंकि आगे पीछे दांत आना भी अपने आप में एक समस्या है, उसके बाद उसका लंबा इलाज 1-1.5 साल तक चलता है, जिसको हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं. तो डेफिनेटली ब्रोकन टूथ का इलाज ये है कि उसको सिंपल फिलिंग से हम सही कर सकते हैं. इफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो हम नॉर्मली क्राउन या कैप लगा के भी कर सकते हैं. और अगर वो बहुत ही ज्यादा पोर्शन उसका टूट गया है, तो उसके बाद हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसको प्रिजर्व करते हैं क्राउन और कैप लगा के. दैट इज अ वेरी गुड रेमेडी टू बी डन. So basically we should go for those things like prevention is better than cure. तो डेंटल ट्रीटमेंट अक्सर क्या होता है कि शुरुआती दौर पे हम नॉर्मल चीजें जैसे कि स्केलिंग, दांतों की सफाई कराना, इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं. वही सारी चीजें होती हैं जो कि पेरिडोंटाइटिस में या आम भाषा में पायरिया कहते हैं, उसमें कन्वर्ट होती है. और वो कन्वर्शन every now and then, every third person in India is having periodontitis. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि आपका यानी ओरल हाइजीन हमेशा से अच्छा नहीं है. ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि हम प्रॉपर एक प्रोफेशनल क्लेंजिंग हर 6 महीने बाद करा सकते हैं, जिससे कि आपके दांत बचे रहें और आप उन बड़ी बीमारियों से ग्रसित ना हो जिनमें खासतौर पर लोगों का खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है. तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के सिद्धांत पर आप छोटे ट्रीटमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट कराकर भी अपने दांतों को और मुंह को बचा के रख सकते हैं. एंड व्हाट हैपेंस, the negligence is the more thing is which is to be considered.
क्योंकि हमारे डेंटिस्ट्री में जो नेग्लिजेंस है उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट होते हैं वो बहुत कॉस्टली हो जाते हैं. इनिशियल phases the treatment is very cost effective, and the later phases of after loosening your teeth we do dental implant and other things that is basically a bit costlier. There is a question from Renuka ma'am. Ma'am, question is what kind of brush should we use, hard or soft? मैम दिस इज अ वेरी रूटीन क्वेश्चन. लोग अक्सर ये समझ नहीं पाते हैं कि वो हार्ड ब्रशल या सॉफ्ट. डेफिनेटली मैम ब्रशल शुड बी सॉफ्ट इनफ, इट शुड नॉट गिव ट्रॉमा टू योर गम्स. बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है कि सॉफ्ट ब्रशल से आपके मसूड़ों पे चोट नहीं पहुंचेगी, और आपका एक ब्रशिंग पैटर्न होना चाहिए. व्हाट वी रूटीनली डू इज द रॉन्ग पैटर्न. अक्सर हमने देखा जो पेशेंट जिंजिवाइटिस के साथ या मसूड़ों की समस्या के साथ आते हैं, उनका ब्रशिंग पैटर्न बहुत ही गलत होता है. उनको हम प्रोफेशनली बताते हैं कि उनका ब्रशिंग पैटर्न क्या रहना चाहिए, और सॉफ्ट ब्रशल डेफिनेटली बेनिफिशियल होते हैं. और बेसिकली आपके जो ब्रश होने चाहिए वो भी अक्सर बहुत प्रोलॉन्ग यूज करते हैं लोग हिंदुस्तान के अंदर. हमें 2-3 महीने तक ज्यादा से ज्यादा ब्रश यूज करके, या हम उसके ब्रशल्स को फील करें, अगर उसमें हार्डनेस आ रही है, जो सॉफ्टनेस नए ब्रश को खरीदने के समय थी वो नहीं हो रही है, तो वी शुड रिमूव दैट and we should purchase a new one and use the new one. Basically that is the more fundamental. Mr. आदित्य जी का सवाल ये है कि what causes bad breath? तो basically sir, bad breath there are so many reasons. The first and very common reason कि आपके मुंह के अंदर proper oral hygiene नहीं है, इसके वजह से आपकी bad breath आ रही है. होता क्या है कि जो हम खाना खाते हैं डेली, उसके कुछ पार्टिकल्स दांतों के चारों ओर जमा होने लगते हैं, और वो जमा होते ही वो प्लाक का रूप ले लेते हैं. बेसिकली प्लाक के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, एग्रीगेशन ऑफ लॉट ऑफ बैक्टीरिया इज देयर, सो दैट इज द कॉज ऑफ बैड ब्रेथ, जो बैक्टीरिया डेवलप हो रहा है. और उसके बाद वो कैल्सीफाइड होकर कैलकुलस हो जाता है, जिसको आप नॉर्मली घर पर ब्रश से साफ नहीं कर सकते हैं. वो हार्ड कैलकुलस को आपको प्रॉपरली एक स्केलिंग से या ओरल हाइजीन डेंटिस्ट से करानी चाहिए. आपकी बैड ब्रेथ बिल्कुल नहीं होगी. The other factors apart from local factors, जैसे कि मुंह के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही है ओरल हाइजीन की, उसके अलावा बहुत सारे सिस्टमिक कॉजेज भी होते हैं, जिसके अंदर आपके मुंह से थोड़ी सी दुर्गंध आती है. जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं लोगों के अंदर, डायबिटीज में भी कभी कभी लोगों को बैड ब्रेथ आती है. बहुत सी और कंडीशन है, जीआई डिस्टर्बेंसेस हैं जहाँ पे आपका बैड ब्रेथ आती है. तो और भी चीजें ऐसी हैं जो कि अगर आपको फेरेंजियल इन्फेक्शन हो रहा है, कभी कभी लोगों को फेरेंजाइटिस हो रही होती है, और उसके चलते वो प्रॉपरली उनकी हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही. अगेन द कॉज इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और बैक्टीरिया की वजह से ओरल हाइजीन ना होने की वजह से आपको बैड ब्रेथ होती है. दैट इज फॉर श्योर. अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम रेनुका मैम, व्हाट अबाउट लिस्टीन माउथवॉश, शुड वी डू इट डेली? मैम यस, वी कैन डू लिस्टीन बट नॉट, वी कैन डू इट डेली, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक के लिए कोई भी माउथ वॉश नहीं करना होता. लिस्टीन इज अ गुड ब्रांड एंड अ गुड composition is there, and other compositions of chlorhexidine is also there, like povidone iodine is also there. Many things are there, but in any mouthwash we can use daily, but to a certain limit, not for like for many months patients are using it, so it sometimes gives discoloration to teeth also, and changes the taste also, altered taste sensation due to prolonged use of mouthwashes, and staining of teeth due to prolonged use of mouthwashes. पेशेंट को समझ में नहीं आता कि वो तो माउथ वॉश भी यूज कर रहे हैं, ब्रश भी प्रॉपर कर रहे हैं, तब भी उनके दांत हल्के से पीलेपन पे आ रहे हैं. अक्सर क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश के साथ देखा गया कि काफी ज्यादा समय तक यूज करने के बाद वो दांतों को हल्का सा ब्राउनिश टिंट का डिस्कलरेशन दे देता है. सो शुड बी कंसर्न्ड विद द स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट से ये आपको राय जरूर ले लेनी चाहिए कि आपको कितने समय तक माउथ वॉश यूज करना है. लेकिन हाँ, जितने भी समय तक यूज करना होता है तब तक वी कैन यूज इट डेली, and even twice a day, morning and before we go to bed. That should be remembered. Dr. Sonal ma'am का एक सवाल है, can we use normal toothpaste for kids brushing? Yes ma'am, definitely we can use normal toothpaste for kids brushing. Basically अगर आपके बच्चों का oral hygiene में we can use any paste, but the brushing pattern should be correct. आप brushing pattern अगर आपके away from the gums, it should be like usually what we do in India, we are following like horizontal brushing pattern, that is
definitely not correct. But if we follow a vertical pattern or little bit more precise, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो और precisely आपको समझा पाएंगे। एक ब्रशिंग पैटर्न है जो गम्स से अवे होना चाहिए, अवे फ्रॉम द गम्स एंड from the lower gums, away from the gums. It should remove the plaque and calculus frequently from in morning and at night, so that there is no plaque accumulation और गंदगी जमा नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, नॉर्मल टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हैं बच्चों के साथ कोई भी। Sometimes high fluoridated, very high fluoridated toothpaste should not be used for very small kids, because sometimes there is a chance of ingestion, बच्चे अक्सर उसको खा लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी टूथपेस्ट बहुत ही ज्यादा हाई फ्लोराइड कंटेंट का है तो इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर वेरी स्मॉल किड्स, क्योंकि वो लोग अगर टूथपेस्ट करते करते प्रॉपर्ली हो सकता है स्पिट ना करें और उसको पेस्ट को खा लें, तो जो फ्लोराइड कंटेंट बॉडी के अंदर जाता है दैट इज हार्मफुल, और वो डेली बेसिस पे होने लगेगा तो उनको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यूजुअली बहुत छोटे बच्चों पे हम लोग फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट अवॉइड करते हैं until unless we see कि कोई ऐसी फाइंडिंग है जिसमें फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट देना चाहिए, खासतौर पर उसकी केरीज प्रिवेंशन के लिए, कि बच्चे के अंदर केरीज हो रही है, बहुत ज्यादा केरीज हो रही है, तो हम फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं, वो भी पीडो कॉम्पोजिशन में, जो बच्चों की कॉम्पोजिशन में आती है। एट द सेम टाइम आप एक डेंटिस्ट के पास जाएंगे प्रोफेशनली, उसमें टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन ट्रीटमेंट भी होते हैं, तो उन चीजों को ध्यान रखते हुए हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि बहुत हाई फ्लोराइड कंटेंट का बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को टूथपेस्ट नहीं देना है, ड्यू टू द डिफिकल्टी विच दे हैव आफ्टर इंजेस्टिंग टेकिंग इनटू दो फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट आफ्टर ईटिंग दोस। सर बहुत सारे सवाल हमारे पास आए और सब लोगों ने अपने सवाल जवाब सुने, और सारे लोग, मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि सब लोग संतुष्ट होंगे सवालों से। सर समय सीमा भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, तो जाते जाते इस जनता को तो क्या एक मैसेज देना चाहते हैं सर? जी केशवन जी, अब हम अपने रेनबो चैनल के थ्रू एफबी मुझे मौका मिला रूबरू होने का आप लोगों से, दैट्स आई एम थैंकफुल टू रेनबो फैमिली। लेकिन एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट ऑल द पेशेंट्स, मेरी ये गुजारिश है सभी मरीजों से कि जो हम प्रोटोकॉल रेनबो के अंदर फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली अपने डेंटल डिपार्टमेंट में कोविड टेस्ट करा के ही हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप प्लीज कोऑपरेट करिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हम उनको रिकमेंड करते हैं कोरोना टेस्ट के लिए, दे समटाइम्स फील ऑफेंडेड, एंड आई फील कि वो उनको समझना चाहिए कि हमारी मजबूरी है, उन्हीं के लाभ के लिए और एट द सेम टाइम सभी के लाभ के लिए, डॉक्टर्स के भी, मरीज के भी। अगर वो कोरोना नेगेटिव होके ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो भी सेफ हैं, उनको ये फॉर श्योर होगा कि रेनबो डेंटल डिपार्टमेंट में कोविड टेस्ट के बिना ट्रीटमेंट नहीं करते, उनको चांसेस बहुत कम है क्रॉस इन्फेक्शन होने के। एट द सेम टाइम हम बहुत सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं, डिपार्टमेंट बार बार फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज होता है, हर पेशेंट के जाने के बाद सारे इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव होते हैं, उसके बाद ही दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। एट द सेम टाइम वी ऑल आर टेक फॉलोइंग द प्रोटोकॉल लाइक ऑल पीपीई किट, अदर इंस्ट्रूमेंटेशन, फॉगिंग, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, और पेशेंट प्लीज मास्क पहन के आए, और उनको ऐसा लगता है कि वो आ रहे हैं तुरंत इलाज होना चाहिए। इसमें मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, क्योंकि उसके चलते उनको लाभ भी होगा और डॉक्टर को भी लाभ होगा और सहूलियत होगी इलाज करने में। तो इसलिए वो फॉलो करिए, और आप लोग अगर दिक्कत हो रही तो आप हम लोगों से टेली कंसल्टेशन पे भी डिस्कस कर सकते हैं, जिससे हम आपको कम से कम सिम्टोमेटिक रिलीफ दे दें। आपको दर्द हो रहा है तो हम एटलीस्ट आपको दर्द और बाकी समस्याओं की दवा प्रिस्क्राइब कर पाएं, और आप उसको लेते हुए अगर आप कोरोना टेस्ट करा लें और मीनवाइल आपको थोड़ा आराम भी आ जाए, तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा और हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। And I request and I again once again thank to Rainbow family and giving me this opportunity to be live on Facebook page. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपके सुझाव मुझे लग रहा है सब लोगों को पसंद आए होंगे और सब लोग उनको फॉलो भी करेंगे। और सर अंत में जनता को एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ, जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि कुछ लोग इसमें रह गए हैं और जिन लोगों ने सवाल नहीं पूछ पाए हैं वो हमारी डॉग ओपीडी के थ्रू भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिसमें जो है वीडियो कंसल्टिंग प्रोवाइड कराते हैं विशेषज्ञों। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है या कुछ आपको जानकारी या कंसल्टेशन करनी है तो हमारी वीडियो कंसल्टिंग ऐप के थ्रू भी आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं। उसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसी श्रृंखला में
अगली कड़ी में हम आपको अगली शुक्रवार को मिलवाएंगे हमारे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभम सिंघल से 26 जून को। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए रेनबो का ये खास कार्यक्रम मंगलवार शुक्रवार रेनबो के साथ। धन्यवाद।